हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो ये चैप्टर है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट रहता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और लास्ट पार्ट रहता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरा कवर कर चुके हैं। अब स्टार्ट होता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। वो इक्विलिब्रियम या फिर वो इक्विलिब्रिया जिनमें सिर्फ और सिर्फ आयंस होते हैं उन्हें कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। Fe3 पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम में प्लस HCN नेगेटिव एक्वस मीडियम में, दोनों आयंस है और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? एक कॉम्प्लेक्स है आयरन का FeHCN, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो 12th क्लास में। ये जस्ट एग्जाम्पल है, लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी क्या है, रिएक्टेंट्स एंड जो प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे क्या है, वो आयंस है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को जो कि एस्टेब्लिश होता है आयंस के बीच में, उसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हेबर्स प्रोसेस था, नाइट्रोजन की रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस, जिससे हमें मिलता था अमोनिया गैस। ठीक है, यही होती थी ना। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, यहाँ पर तो आयंस नहीं है, तो इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है आयंस के बीच में, उसमें कई तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, फंक्शंस होते हैं। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत काम आती है। तो जो फैराडे थे साइंटिस्ट, उन्होंने सब्सटेंस को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने जो सब्सटेंसेस थे उन्हें क्लासिफाई किया इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते थे अकॉर्डिंग टू फैराडे? वो वाले सब्सटेंसेस जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, उनको कहा गया इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर, शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल है NaCl। अभी बताती हूँ कैसे ये कंडक्शन हो रहा है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, उन्होंने कहा फैराडे ने कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में वो वाले सब्सटेंस आएंगे जिनमें कंडक्ट ना हो इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ऑपोजिट है। तो डू नॉट कंडक्ट electricity in their aqueous solution। ठीक है, इसमें आ जाएगा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना, एक आपने बीकर लिया है, इसमें आपने लिया है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर आपने लिया है। दूसरा आप बीकर लोगे, उसमें आप शुगर इन वाटर लोगे। ठीक है, शुगर एंड वाटर लोगे। अब आपको चेक करना है दोनों बीकर्स में से किस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आप देखोगे इसमें कंडक्शन होगी, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होगी। अब इसका रीज़न क्या है? जैसे फैराडे ने क्लासिफाई किया सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो किस बेसिस पे किया कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका मेन रीज़न क्या था? जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है जब ये फ्री आयंस मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंडक्शन होती है। अब जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर है, यहाँ पर नो आयंस आर प्रेजेंट, नो आयंस, जिसकी वजह से नो कंडक्शन नहीं होगी। क्योंकि कंडक्शन किस वजह से होती है? आयंस की प्रेजेंस से होती है, जो फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप सॉल्ट देखोगे, सॉल्ट क्या होता है? NaCl डिसोसिएट होता है जब आप इसे एक्वस मीडियम में डाल रहे हो पानी में, तो ये जल्दी से आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट भी कह सकते हो, आयनाइज भी कह सकते हो। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ये आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर आयंस की प्रेजेंस है, फ्री आयंस है, जिस वजह से ये वाला सॉल्यूशन कंडक्शन देगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और जो शुगर
सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर है, वो कंडक्शन नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर जो शुगर है, एक्चुअली शुगर क्या है, ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज उसमें डिसोसिएट नहीं करते, पानी में वो अपने आयंस नहीं देते, इसीलिए जो शुगर सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, जैसे यूरिया हो गया, डिस्टिल्ड वाटर, कैरोसिन वगैरह, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में NaCl आपको समझ आ गया। अब फर्दर इसमें ही हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है उन्हें हमने फिर से यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बहुत ही कंप्लीटली नियरली 100% कह सकते हो या फिर कह सकते हो कंप्लीटली डिसोसिएशन दे, उन्हें कहा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इनका जो डिसोसिएशन था नियरली 100% ये डिसोसिएशन या फिर आप कह सकते हो आयनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे ये डिसोसिएट हो जाते हैं, नियरली ये कंप्लीटली ये डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिसोसिएशन देखने को मिलेगी। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो कि कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही में आपका क्या मतलब है इससे कि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट हो। तो देखो दोनों केसेस में आयंस तो प्रेजेंट हो गए, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर वीक एंड स्ट्रॉन्ग का क्या है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पूरे का पूरा टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है NaCl। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मान लो आपने 100 NaCl के मोल्स लिए हैं, मान लेते हैं, तो 100 के 100 ही पूरे के पूरे 100 यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन है। ठीक है, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो, जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COH। अब इसका जब आप डिसोसिएशन देखते हो ना, तो यहाँ पर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ये जो डिसोसिएशन है ये फुल नहीं है, 100% नहीं है। यहाँ पर एसिटेट आयन COO नेगेटिव अलग हो जाता है, H पॉजिटिव अलग हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट। NaCl हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर एरोस का भी देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 100% या फिर कह सकते हो कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, तो इस वजह से हम एक ही तरफ इस तरह से कंप्लीट एरो लगाते हैं। इसका मतलब है पूरी तरह से NaCl Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव में टूट गया है। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखोगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम, ये ध्यान देने वाली बात है, जो ये इक्विलिब्रियम आता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर होती है पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शली डिसोसिएट होते हैं। मान लो यहाँ पर हमने 100 मोल्स लिए हैं, तो 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ही होंगे जो कि डिसोसिएट होके आयंस देंगे, बाकी के क्या होंगे, एज सच होंगे, या फिर कह सकते हो दोबारा कंबाइन होके उतने रीगेन होंगे। मतलब यहाँ पर पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसीलिए ये चीज़ आती है इक्विलिब्रियम। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही हमें ये आयनिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में से कहाँ पर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, तो वो रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होगा, सिंगल साइड ही फुल आपको एरो देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ है 100% डिसोसिएशन। यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% नहीं है, पार्शियल डिसोसिएशन है, इसीलिए आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता हुआ आपको जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर होती है नियरली आप कह सकते हो 5-10% के आसपास ही डिसोसिएशन होती है। तो यहाँ पर है पार्शियल डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन। ठीक है, एंड हियर वी ऑब्जर्व आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें यहाँ पर टॉपिक कवर करना है अब इसके बाद, वो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी जो अभी मैंने करवाया है उसी की यहाँ पर थोड़ा समराइज किया है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस इन वाटर। अब देखो ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द फैराडे। सबसे पहले फैराडे था जिन्होंने इसे क्लासिफाई किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन कैसे बताते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं इनटू देयर आयंस इन वाटर। एग्जाम्पल में लिख सकते हो NaCl हो गया,
NaOH हो गया, साथ में HNO3 वगैरह, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, अब ये डिटेल में अभी करोगे आप कि इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या करा था हमने, इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएशन 100%, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन शो करते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें ये भी आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर आप HCl कह सकते हो, इस तरह के। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, वहाँ पर कभी भी डिसोसिएशन आपको 100% देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है CH3COH एसिटिक एसिड, देख सकते हो। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको कई एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो लर्न कर लेना इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कौन से होते हैं जो कि बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं करते अपने आयंस में जब उन्हें आप वाटर में डालते हो। एक और टर्म होती है अल्फा, विच इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जब कुछ डिसोसिएशन ही नहीं है तो उसके लिए अल्फा 0 होता है, और नॉन ज़ीरो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो यहाँ पर कोई भी आयन नहीं होंगे, इसीलिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लर्न करेंगे, पहले आ जाएगा शुगर कह सकते हो या फिर ग्लूकोज ले लो। ठीक है, शुगर ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज। यूरिया हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये भी डिसोसिएट नहीं करता है। कैरोसिन लिख सकते हो, कैरोसिन है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी आपके बेंजीन वगैरह है, जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन टॉल्विन है, वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। साथ ही में जो आप डिस्टिल्ड वाटर जो यूज़ करते हो लैब्स में, वो भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो कि आपको थोड़े लर्न करने हैं, सो दैट आगे आपके लिए क्वेश्चंस करने इजी हो जाए। जब हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पढ़ेंगे तब आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में होगी। पहले हम करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता ही होगा, लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr आ गया, ठीक है, HI आ गया। अब आप सोचोगे मैम HF नहीं है, हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं है, तो नहीं, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, ये होता है वीक एसिड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं HF इज अ वीक एसिड। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले ये क्या हो गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। फिर आपको पता है नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, साथ में जो ये आपके क्लोरिक एसिड्स होते हैं, जैसे HClO3, जिसे कहते हैं हम क्लोरिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी के ही साथ पर क्लोरिक एसिड जो कि आ जाता है HClO4, 4 आ गया तो पर लगा देना है, पर क्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड। ये सारे ही एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस में देखोगे सबसे पहले ध्यान आता है NaOH का, इस तरह से। लेकिन सिस्टमैटिकली यहाँ पर हम ये करेंगे, पहले आपको ग्रुप 1 के देखने हैं, फिर आपको ग्रुप 2 में जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो लिखने हैं। देखो, ग्रुप 1 में अगर आप देखोगे कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लिथियम से आपने शुरू करना है, वैसे भी आपको लर्न होगा, कैसे लर्न करवाया था, लीना की रब से फरियाद। फ्रेंशियम हम नहीं लेंगे, रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लीना के रब से। ठीक है, तो इसके जो हाइड्रोक्साइड हो गए OH वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ग्रुप 1 में तो आपको समझ आ गया, तो ग्रुप 1 में आपने देख लिया। ग्रुप 2 में देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, क्योंकि इजीली OH नेगेटिव रिलीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में देखना ज़रा क्या क्या आता है, बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, यही होता था ग्रुप 2। तो यहाँ पर रेडियम रेडियो एक्टिव है, इसे तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो आपके हाइड्रोक्साइड हो गए वो क्या हो गए, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस में नहीं आते हैं। रीज़न क्या होता है, जो ये बेरिलियम का अगर आप हाइड्रोक्साइड देखोगे BeOH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं आएगा, क्योंकि वाटर में आपने देखना है, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, तो ये उतना ज़्यादा आयनाइज नहीं हो पाता है। सेम रीज़न आएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो यहाँ पर आपको लेने हैं वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनका जो डिसोसिएशन होता है काफ़ी अच्छा होता है,
कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड है, ऐसे लर्न करना है आपको। अब वीक एसिड में HF तो हमने लिख लिया, साथ ही साथ एसिटिक एसिड। देखो जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो सारे आपके किस में आएंगे, वीक एसिड्स में आएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ऑर्गेनिक जो एसिड्स है वो सारे आपके वीक एसिड्स में आते हैं। साथ ही में HF हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है H पॉजिटिव रिलीज डिफ़िकल्टी से होता है, तो ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। ये आपको लर्न करना है, ये ध्यान देना है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा एक और आ जाएगा H2S, ये भी क्या होता है, ये वीक एसिड है। फिर देखो जो ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसका एक ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो हो जाता है नाइट्रस एसिड, वो आ जाता है वीक में। तो ये लर्न कर दो, इसमें अगर एक ऑक्सीजन कम है वो वीक एसिड की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा HNO3 विच इज़ कॉल्ड नाइट्रस एसिड। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं H2SO3, एक ऑक्सीजन हम यहाँ पर कम कर लेते हैं तो ये बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है बोरिक एसिड का। ये बोरिक एसिड है H3BO3। कई बार इसे कैसे लिखते हैं, BOH थ्राइस भी लिखते हैं और BOH थ्राइस, तो इस तरह से भी लिखा होता है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं OH है तो इसे बेस कर दो, ये बेस नहीं होता है, ये क्या होता है बोरिक एसिड। लिखने के दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो ये एक आपका वीक एसिड होता है, इसका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल डिसोसिएशन इसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो बोरिक एसिड कर लिया आपने, साथ ही में एक और एसिड है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ऐसे लर्न करना है, कार्बन वाला कार्बोनिक एसिड, वो भी एक वीक एसिड होता है। साथ में जो भी फॉस्फोरस वाले एसिड्स होते हैं आपके, जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये सारे किस में आते हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब वीक बेस देख लो, वीक बेस में कौन से आते हैं, सबसे पहले जो लर्न करेंगे हम NH3 अमोनिया, वो वीक बेस में आता है। वैसे ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए जो यहाँ पर थोड़े से ध्यान देने वाले हैं उनमें मैं स्टार लगा देती हूँ। NH3 वीक बेस में आता है। साथ में जो अमीन्स होती है आपकी, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक बेसिस, जैसे जो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है वो वीक एसिड्स है, उसी तरह से जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिस पढ़ते हो मेजॉरिटी वाले आपके वीक बेसिस ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें NH3 हो गया, साथ में अमीन्स आ जाएंगे। अमीन्स में भी हमने क्या किया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स किए हैं। 1 डिग्री क्या होता है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिक वाला, उसके साथ NH2 लगा है। 1 डिग्री 2 डिग्री में हो जाएगा 2 R लग जाएंगे NH। 3 डिग्री टर्शरी अमीन हो जाएगा R3 और यहाँ पर N। तो ये तीनों ही अमीन्स है, अमीन्स आपके वीक बेस होते हैं। और सारे ही ऑर्गेनिक बेस लिख लेती हूँ, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिस होते हैं वो यूजुअली आपके वीक बेस में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एनिलीन C6H5NH2। ठीक है, ये हो गया। अब है अमोनियम, जैसे NH3 है वैसे ही इसका हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी आपका वीक बेस है। साथ ही में जो यहाँ पर स्किप हो गए थे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे आपके आएंगे वीक बेस की कैटेगरी में। और जो मेटल्स है, मेटल की जो हाइड्रोक्साइड है, जैसे जिंक है, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड वगैरह हो गए, जो भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये वीक बेस हैं। अब देखो, तो ये पूरा आपने यहाँ पर चार्ट कर लिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है, या वीक एसिड एंड बेस कौन से होते हैं। इसमें एक बार नज़र मार लेना क्योंकि क्वेश्चन यहीं कहीं से आता है। ठीक है, बहुत ईजी है, देख लेना एक बार। तो यहाँ आपको ये लर्न है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एकदम से उसके क्वेश्चन होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है एसिड बेस थ्योरीज। देखो यहाँ पर आपको 3 थ्योरीज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 चीज़ें करोगे। एसिड बेस का जो कंसेप्ट है वो तीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ठीक है, फर्स्ट हम थ्योरी करते हैं अरहीनियस थ्योरी। ठीक है, अरहीनियस थ्योरी करेंगे। फिर सेकंड आती है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी
थ्योरी, जिसे शॉर्ट में कई बार ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी कहते हैं। थर्ड आएगी लुईस कंसेप्ट, ठीक है। तो एसिड बेस के कंसेप्ट में हम ये 3 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं टर्न बाय टर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंसेप्ट आता है अरेनियस का। अरेनियस की थ्योरी क्या थी एसिड बेस की। अब देखो जो ये थ्योरी है ना कि एसिड बेस की थ्योरी का मतलब है कि इनके अकॉर्डिंग एसिड को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे और बेस को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो डायरेक्टली आपको करना है, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। अरेनियस एसिड कौन से होते हैं, शॉर्ट में हम इन्हें ए करके लिखते हैं, ठीक है। तो अरेनियस एसिड वो एसिड होते हैं जो कि डोनेट करते हैं, विच डोनेट्स H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये अरेनियस साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कैटेगराइज किया एसिड, वो एसिड्स अरेनियस एसिड कहलाएगी जो डोनेट करे H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। वहीं अरेनियस बेस कौन से होंगे, जो डोनेट करे OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जब आप उन्हें वाटर में डालते हो तो वो होते हैं अरेनियस एसिड, और अरेनियस बेस कौन से होते हैं, जो वाटर में जाने पे OH नेगेटिव को डोनेट करे, ठीक है। अब यहीं पर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। HCl का ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे HCl है, जब एक्वस से आप इसका सॉल्यूशन बनाते हो या फिर कह लो कि पानी में डालते हो, तो ये एसिड क्या होता है, ये H पॉजिटिव रिलीज करता है एक्वस मीडियम में, और बाकी इसका काउंटर पार्ट क्या हो गया, Cl नेगेटिव एक्वस में। अब ये यहाँ पर क्या रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो ये कहलाएगा अरेनियस एसिड। होते हैं अरेनियस बेस OH नेगेटिव डोनर्स होते हैं, जैसे NaOH का हो गया। NaOH को एक्वस मीडियम में अगर आप ले जाओगे तो Na पॉजिटिव एक्वस आएगा यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा OH नेगेटिव एक्वस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रिलीज हुआ H पॉजिटिव, इस वजह से अरेनियस एसिड, और यहाँ पर OH नेगेटिव रिलीज हुआ, इस वजह से ये हो गया आपका अरेनियस बेस, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है, जो हमने बोरिक एसिड पीछे करा था, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिखाया है, देखो ये बोरिक एसिड। अब इसमें अगर आप देखोगे बोरिक एसिड का फॉर्मूला तो ये है BOH थ्राइस लिखा होता है, ठीक है। कई बार ये कैसे लिखा होता है, H3O और साथ में H3BO3 ये लिखा होगा, तब तो समझ जाओगे। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं BOH थ्राइस है, इसके पास तो 3OH है, तो ये OH रिलीज करेगा तो ये अरेनियस बेस होगा। तो ये नॉट अरेनियस बेस, अरेनियस बेस ये नहीं होता है। देखने में आपको लग रहा है कि OH ये रिलीज करेगा, बट एक्चुअली ये क्या है, ये वीक एसिड है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अरेनियस बेस होता है। तो जो बोरिक एसिड है वो ना ही अरेनियस बेस है, ना ही वो अरेनियस एसिड है, ठीक है। अब एसिड तो ये है, लेकिन ये अरेनियस एसिड नहीं है, क्योंकि अरेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अरेनियस एसिड वो होगी जो H पॉजिटिव डोनेट करेगी, लेकिन ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं करते। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि जो बोरिक एसिड है, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, तो वो ना ही आपके एसिड है, अरेनियस एसिड है, ना ही वो आपके अरेनियस बेस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब देखो इसकी लिमिटेशन के बारे में हम बात करते हैं। जो आपका अरेनियस कंसेप्ट था, सिंपल था कि जो H पॉजिटिव दे वो अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड, और जो OH नेगेटिव दे वो अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था वो एप्लीकेबल था ओनली एक्वस सॉल्यूशंस में, क्योंकि हमने क्या लिखा था, जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव दे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एक्वस सॉल्यूशंस तक ही लिमिट हुआ, ये इसकी एक लिमिटेशन है। और दूसरा ये चीज़ है कि NH3, जैसे NH3 है, NH3 हमें पता है कि बेस होता है, लेकिन ये बेस अरेनियस के अकॉर्डिंग ये नहीं, इसकी बेसिक कैरेक्टर नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन से होते हैं, जो OH नेगेटिव दे। अब NH3 में तो कोई OH नेगेटिव आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट स्टिल दिस इज़ अ बेस, ये एक बेस है। तो अरेनियस कंसेप्ट की ये लिमिटेशन आ जाती है। तो इसी के लिए दूसरा कंसेप्ट आता है, और नए साइंटिस्ट होते हैं वो अपने कंसेप्ट देते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। अब इसे ओनली ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट भी कहते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया इस कंसेप्ट के लिए, ठीक है। अब देखो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो डोनेट करते हैं
जो H पॉजिटिव डोनर होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट था वो ओनली आपको H पॉजिटिव के रेफरेंस में ही करना है, ठीक है। अरेनियस में तो H पॉजिटिव वो H नेगेटिव आ गया था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में ओनली आपको H पॉजिटिव से ही करना है, ठीक है। अब देखो जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है उसके हम एग्जाम्पल करते हैं, जो कि एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह है। तो ये क्या होते हैं, H पॉजिटिव देंगे, Cl नेगेटिव देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोटॉन डोनर्स है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप H2SO4 भी देखो तो वहाँ पर भी एक H पॉजिटिव निकलेगा, बाकी इसका HSO4 नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है। अगर आप बेस की बात करोगे जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं तो वो कौन से हो जाते हैं, जैसे NH3। अब अमोनिया का यहाँ पर आया कि क्यों ये बेस है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। तो NH3 क्या करता है, H पॉजिटिव एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करके ये देता है NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वीक होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलता है। फिलहाल हम ऐसे ही इसे रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर प्रोटॉन डोनर है, यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अंडर ही एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये चीज़ कहाँ आती है, जहाँ हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग सब चीज़ें H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग्स में ही होगी। H पॉजिटिव डोनर एसिड हो गए और H पॉजिटिव एक्सेप्टर बेस हो गए, ठीक है। जब हम ये चीज़ें करते हैं, H पॉजिटिव का हम शिफ्ट करते हैं, मतलब कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देखने को मिलता है। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। अब देखो एसिड क्या होते हैं, रुको एक मिनट, मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखो एसिड का जो बेसिक चीज़ है एसिड की, वो क्या है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड कौन से होते हैं, जो देते हैं H पॉजिटिव। अब देने का मतलब है कि ये जो एरो है उसकी दूसरी साइड होगा ना, प्रोडक्ट साइड, मतलब H पॉजिटिव निकल रहा है बाहर, मतलब हम उसे यहाँ पर रखेंगे प्रोडक्ट साइड में। अब ये H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, जो ये काउंटर पार्ट यहाँ पर बच जाता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, और यहाँ पर हो जाएगा वो कॉन्जुगेट। अब एसिड है तो आपको कॉन्जुगेट के साथ बेस लिखना है, ठीक है। ये समझ लो कि जब भी एसिड का जो काउंटर पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और अगर आपका बेस है, ठीक है, बेस का क्या काम होता है, H पॉजिटिव को गेन करना, तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में लिख लेते हैं। और जो ये गेन करने के बाद जो ये चीज़ बन करके आती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड। जब भी कॉन्जुगेट वर्ड लग जाए तो उसका पेरेंट से रिवर्स आपने लिखना है। जैसे एसिड था, एसिड का क्या काम है, H पॉजिटिव देना, H पॉजिटिव आपने हटा दिया, प्रोडक्ट साइड लिखा। अब जो ये रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होगा, एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, मतलब उल्टा आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ आ गई। एक और चीज़ यहाँ पर ये होती है कि अगर मान लो जो आपका एसिड है, अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा, काउंटर पार्ट मतलब जो उसका H पॉजिटिव देने के बाद जो पोर्शन रिमेनिंग होगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्ट्रेंथ होगी वीक, ठीक है। तो ये रिवर्स चलता है। और अगर आपका एसिड, आपने कोई वीक एसिड लिया है, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से करना है, वाइस वर्सा चलता है। अब बेस में भी वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उस बेस का, तो वो हो जाएगा वीक, ठीक है। और अगर आप वीक बेस लेते हो, वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज अ वीक बेस एंड वाइस वर्सा, ऐसे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, उसमें एसिड और बेस होते हैं, उनका पेयर कहा गया है दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटोन, जिनमें सिर्फ एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए ये रिएक्शन यहाँ पर ली है, डिसोल्यूशन ऑफ NH3 इन वाटर हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो NH3 क्या है, NH3 एक बेस है, पता है ना बेस है,
ठीक है। NH3 आपके पास एक बेस है। अब जो बेस है उसका क्या काम होता है, H पॉजिटिव को गेन करना। अब ये H पॉजिटिव गेन करेगा, H पॉजिटिव गेन करके ये NH4 पॉजिटिव बना देगा। तो ये क्या हुआ, ये बेस है। देखो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जब आप एक्शन करते हो ना उस चीज़ पे, जैसे बेस है, बेस का क्या काम है, H पॉजिटिव को गेन करना। अब वो जो गेन हो गया है उसके बाद जो रिजल्ट आपका रिमेनिंग रहता है उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। तो बेस है तो H पॉजिटिव लेने के बाद NH4 पॉजिटिव बना, वो क्या हो गया, अब इससे कहेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये किसका है, बेस का है, बेस का ही पोर्शन है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब ये दोनों चीज़ें जो है, ये वाला बेस और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, या फिर शॉर्ट में CABP भी हम इन्हें लिखते हैं। मतलब आपस में बेस का क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, दोनों आपस में कलेक्टिवली कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। उसी तरह से ये बेस है तो वाटर अभी मैं आपको जो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। एक्चुअली उसमें क्या होता है, ऐसी स्पीशीज़ होती है जो एसिड भी एक्ट कर सकती है, बेस भी एक्ट कर सकती है, एंड वाटर इज़ वन ऑफ देम। तो वाटर जो है वो एज अ एसिड भी कर सकती है और एज अ बेस भी कर सकती है, क्योंकि ये H पॉजिटिव दे भी सकती है, ले भी सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एज ए एसिड यहाँ पर काम कर रही है। अब मुझे कैसे पता चला ये एसिड काम कर रही है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव रिमूव करते हैं। तो वाटर से H पॉजिटिव जब निकला तभी इसका काउंटर पार्ट OH नेगेटिव यहाँ पर बचा है, ठीक है। एसिड ने लूज करा H पॉजिटिव तो बना OH नेगेटिव। तो एसिड का जो कॉन्जुगेट पोर्शन है, काउंटर पोर्शन है, उसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट, ठीक है। अब एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस इसे कहेंगे। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं यहाँ से हम देखते हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है आपस में, ठीक है। ये वाला एसिड और ये वाला कॉन्जुगेट बेस, तो ये होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन में लिखा है कि एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन, तो देखते हैं क्या सच में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिर्फ H पॉजिटिव से डिफर करते हैं, जैसे ये दोनों भी आपस में पेयर हैं। तो देखो दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस H पॉजिटिव का है, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी डिफरेंस H पॉजिटिव का ही है। तो डेफिनेशन पूछे तो लिख लेना, वो एसिड बेस पेयर जो डिफर होते हैं ओनली बाय वन प्रोटॉन H पॉजिटिव, इस तरह के, ठीक है। जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो हम उन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। और हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, अभी आप देखना। देखो जब हम HCl की बात करते हैं, HCl डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव देता है, Cl नेगेटिव देता है। अब मैं पूछूं कि इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है बताओ, तो आपको पता है कि ये क्या है, एसिड है, ठीक है। ये क्या है, एसिड है। एसिड ने H पॉजिटिव निकाला, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। ध्यान रखना, जब भी किसी एसिड में से H पॉजिटिव निकलता है, जो रिमेनिंग पोर्शंस होते हैं ना उनको कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या, एसिड का बेस, तो ये हो गया Cb। अब देखो वी नो दैट, अभी मैंने आपको करवाया है इलेक्ट्रोलाइट्स में HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये है स्ट्रॉन्ग। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो काउंटर पोर्शन होगा, मतलब जो इसका कॉन्जुगेट होगा, वो वीक होता है, यही हमने भी पढ़ा है। तो जो Cl नेगेटिव होता है वो क्या है, वीक बेस है, वीक कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम HF की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर HF की बात करें, HCl तो हमने पढ़ लिया है, इसका कैसे आप डिसोसिएट करोगे, H पॉजिटिव में एंड F नेगेटिव में। और एसिड क्या है, यहाँ पर एसिड है आपका HF, ठीक है। जब इसने H पॉजिटिव दिया, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कॉन्जुगेट लिखते हैं, क्या है, एसिड है तो Cb हम यहाँ पर लिखेंगे। एंड वी नो दैट जो HF होता है वो एक वीक एसिड होता है, ये पता है ना, HF क्या होता है, वीक एसिड होता है। तभी कहा था कि जो चार्ट था उसे थोड़ा लर्न कर देना, इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या है, वीक एसिड यहाँ पर है। तो अगर ये वीक है तो जो इसका कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये उल्टा चलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, वो वीक है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ समझी, यहाँ पर हमने ये चीज़ समझी है, एक बार हम देख लेते हैं क्या समझा है, कि जो एसिड होता है, एसिड क्या करेगा, एसिड H पॉजिटिव को रिमूव करता है,
ठीक है, H पॉजिटिव को वो देता है। तो एसिड ने H पॉजिटिव दे दिया, तो यहाँ पर जो पोर्शन होता है उसको हम CB कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। और अगर बेस है, बेस क्या करता है, H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है, गेन करते हैं। अब गेन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा एक्शन लेने के बाद, वो हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट। अब ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। जब भी कॉन्जुगेट वर्ड आगे लग जाए तो पीछे आपने उल्टा लिखना है उसका। बेस का कॉन्जुगेट लिख रहे हो तो एसिड लिखोगे, एसिड का कॉन्जुगेट पोर्शन लिखना है तो बेस लिखोगे। अब वीक स्ट्रॉन्ग का भी क्या है, अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक है। सेम गोज फॉर बेस। अमोनिया का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो अमोनिया है वो बेस है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या होगा, NH4 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। वैसे इक्विलिब्रियम यहाँ पर आता है। अब देखो ये क्या था यहाँ पर आपके पास, दिस इज बेस, और ये कैसा बेस है हमें पता है चार्ट से, ये एक वीक बेस है। ये बेस है तो दूसरा पोर्शन जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद आया है, रिजल्टिंग पोर्शन जो है वो कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड हम लिखते हैं, ठीक है। और वो कैसे नेचर का होगा, अगर ये वीक है तो ये वाला जो आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन पे आएगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आपको दिए हैं, उसके आपको कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है जो आपके एसिड होते हैं, ठीक है, गिवन क्या आपको, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ब्रॉन्स्टेड का मतलब वही H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग एसिड है। तो एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, जो यहाँ पर पोर्शन बचेगा वो आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। ये आपको पोर्शन बताने हैं कौन से हैं। अब देखो यहाँ पर जो HF की हम बात करते हैं, जो हम HF की बात करते हैं, एसिड कौन से आपके लिख लेते हैं, HF है, H2SO4 है, और यहाँ पर आपका HCO3 नेगेटिव है, ठीक है। इनके आपको क्या लिखने हैं, कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं। कॉन्जुगेट बेसिस आपको लिखने हैं, कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव रिमूव करके जो बच गया वो कॉन्जुगेट बेस। H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो क्या आएगा, फ्लोराइड आयन F नेगेटिव, ठीक है। H2SO4 से H पॉजिटिव रिमूव करो, HSO4। H पॉजिटिव आपने रिमूव किया है, एक प्लस रिमूव किया है तो एक माइनस आएगा। HCO3 से H पॉजिटिव रिमूव करो, CO3 एक नेगेटिव तो था ही, यहाँ पर H पॉजिटिव एक पॉजिटिव ले गया है तो यहाँ पर एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा, तो CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इनके कॉन्जुगेट बेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अब आपको बेसिस यहाँ पर दिए हैं, बेस में कौन कौन से हैं, NH2 नेगेटिव है, NH3 है, और साथ में आपके पास है HCOO नेगेटिव, ठीक है। ये आपको बेसिस दिए हैं, इसके आपको लिखने हैं कॉन्जुगेट एसिड्स। कॉन्जुगेट एसिड्स आपको लिखने हैं। तो जो बेस होता है, बेस प्रोटोन एक्सेप्ट करके जो यहाँ पर जो आपके पास पोर्शन, यहाँ पर जो चीज़ आती है उसको आप कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड किसी बेस का। अब आपको H पॉजिटिव इनमें ऐड करना है और आपने यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं, तो इसमें H पॉजिटिव ऐड करो तो ये बन जाएगा NH3, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगी। NH3 है आपके पास, एक H पॉजिटिव दे रहे हो तो NH4 आएगा, और एक्स्ट्रा प्रोटोन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर लगेगा। अब H पॉजिटिव यहाँ पर है तो ये है HCOO, H यहाँ पर आ जाएगा, H पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब देखो आता है एम्फोटेरिक स्पीशीज, जो कि मैं आपको कह रही थी। तो एम्फोटेरिक स्पीशीज कौन सी होती है, वो वाली स्पीशीज जो कि दोनों ही एज एसिड और एज बेस अकॉर्डिंगली जो एक्ट कर पाए, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वाटर होता है। तो जो दोनों, अगर हम ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होते हैं, H पॉजिटिव डोनर भी होते हैं और H पॉजिटिव एक्सेप्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट कर सकते हैं H पॉजिटिव डोनर एंड H पॉजिटिव एक्सेप्टर अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से ये अपना यहाँ पर करेक्टर बता सकते हैं कि हम यहाँ पर H पॉजिटिव डोनेट कर रहे हैं या फिर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही काम ये कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड क्वेश्चन कहाँ ये यूज़ किए जा रहे हैं। फर्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे वाटर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एंड बेसिक एग्जाम्पल है वाटर का। वाटर एज ए बेस, एज ए एसिड, दोनों ही काम कर सकता है, ठीक है। अगर हम एसिड की बात करें, एज एसिड अगर आप देखोगे
यहाँ पर हम बेस का देखेंगे। एसिड क्या होते हैं जो रिमूव करते हैं H पॉजिटिव, डोनर्स होते हैं H पॉजिटिव माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर में से H पॉजिटिव निकालोगे तो OH नेगेटिव बच जाएगा, और ये एज बेस अगर एक्ट करना है तो ये प्लस करेंगे H पॉजिटिव को, ठीक है। H पॉजिटिव प्लस होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाटर प्लस H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एज ए एसिड एंड एज ए बेस दोनों ही ये एक्ट करते हैं, तो ये एम्फोटेरिक स्पीशी होती है। और साथ में HS नेगेटिव भी आप ले सकते हो, तो इसका भी एज एसिड क्या हो गया माइनस H पॉजिटिव कर दो, और बेस कैसे हो गया प्लस H पॉजिटिव कर दो। माइनस करोगे H पॉजिटिव, सल्फाइड आयन आएगा H2 नेगेटिव, और ये आ जाएगा H2S, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज होती है। इसी तरह से और भी स्पीशीज होती है जो कि इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये 4 स्पीशीज आपको दी है जो कि कहाँ है आपको, जो एक्ट करती है बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस, मतलब ये एम्फोटेरिक स्पीशीज है जो दोनों ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस दोनों एक्ट करती है। फॉर ईच केस राइट कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब देखो अगर वाटर की हम बात करें, वाटर अगर दोनों एसिड एंड बेस एक्ट कर रहा है तो उसका जो काउंटर पोर्शन है कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस, वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं, देखो तो ये जो आपकी स्पीशीज़ है, ठीक है, जो आपकी स्पीशी है, ये जो आपकी एम्फोटेरिक स्पीशी है, एज बेस, इसके एज बेस और नीचे लिख लेते हैं एज एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड बेस कैसे एक्ट करेगी और एसिड कैसे एक्ट करेगी, हम यहाँ पर H पॉजिटिव करवा देंगे तो ये एज बेस एक्ट कर रही है, और जो यहाँ पर आपको पोर्शन मिलेगा बेस का वो हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और यहाँ पर अगर एसिड क्या होता है माइनस H पॉजिटिव करते हैं, डोनर होता है H पॉजिटिव डोनर, तो एसिड में अगर आपने H पॉजिटिव निकाल दिया, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो है कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए H पॉजिटिव आपको ऐड करना है, और कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए आपको H पॉजिटिव माइनस करना है, और एसिड लिखने के लिए H पॉजिटिव प्लस करना है। इन चीज़ों को रट्टा नहीं मानना है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ें समझ लो, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट एसिड कैसे आ रहा है, H पॉजिटिव जब ऐड हो रहा है किसी बेस में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्पीशीज़ लिख लेते हैं, वाटर आ जाएगा, और साथ में क्या दिया है HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव एंड NH3, ठीक है। ये आपकी स्पीशीज़ दिए हैं। अब आपको लिखना है, ये है स्पीशीज़ जो आपको दी है, हम लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड इनके, और इनके कॉन्जुगेट बेसिस हम लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब अगर ये वाटर अगर आपने बेस की तरह रखा है, एज अ बेस ये एक्ट कर रहा है, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे आएगा, जब इसमें आप H पॉजिटिव को ऐड कर लोगे, ठीक है। तो ये आ जाता है H3O पॉजिटिव। तो कॉन्जुगेट एसिड्स कैसे लिखते हैं किसी भी बेस के, जब H पॉजिटिव ऐड होता है तो सभी में आपको H पॉजिटिव ऐड करना है कॉन्जुगेट एसिड लाने के लिए। तो ये आ गया H2CO3, ठीक है। तो H पॉजिटिव डालोगे तो H2SO4 आ जाएगा, NH3 में डालोगे तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉन्जुगेट बेसिस जो है वो कैसे आ रहे हैं, अगर कोई स्पीशी एसिड एक्ट कर रही है तो उसका जो H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो जो बचेगा आपका पोर्शन वो आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जो चीज़ बच करके आएगी वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो वाटर में से आपको H पॉजिटिव रिमूव करना है तो बच जाएगा OH नेगेटिव। यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव करो, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, क्योंकि 1 नेगेटिव ऑलरेडी है, और इससे करो सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव करो NH2 नेगेटिव, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इस तरह से लिखने हैं। देखो कई बच्चे ना लर्न करते हैं इन चीज़ों को कि हाँ कॉन्जुगेट एसिड ऐसे लिखेंगे, H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, बेस के लिए हम रिमूव कर देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट सिंपल सा लिख लो कि हो क्या रहा है, कैसे CA मिलता है, कैसे CB मिलता है, ठीक है। अब लास्ट जो कंसेप्ट है दैट इज लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो यहाँ पर जो लुईस थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि लुईस एसिड कौन से होंगे और लुईस बेस कौन से होंगे। अब यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि जो लुईस एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको एक्सेप्ट करे जो एसिड्स, वो लुईस एसिड्स हो गए। और लुईस बेस कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, डोनर होते हैं। तो ये कंसेप्ट था लुईस का। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है। ब्रॉन्स्टेड में हमने H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या हम अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लुईस एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो डेफिशिएंट स्पीशी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, गेन करेगी, ठीक है। जिसमें कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगी। और जो लुईस बेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, डोनर्स कौन से होंगे? जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है वो होते हैं लुईस एसिड्स। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे BF3 है, हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो यहाँ पर कमी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अच्छे से एक्सेप्ट होता है, लुईस एसिड होते हैं। उसी तरह से AlCl3 भी आ जाता है, तो ये क्या है? लुईस एसिड है। जो भी आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड इस तरह के आयन दिखे वो भी क्या है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो सारे लुईस एसिड्स हैं। वेयर एज अगर आप बात करें लुईस बेसिस की, कौन से होगी? जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे OH नेगेटिव, तो इसमें यहाँ पर लोन पेयर है। वाटर है, वाटर में हमें पता है 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, लुईस बेस की तरह ये एक्ट करते हैं, ठीक है। अमोनिया हो गया NH3, यहाँ पर आपको एक लोन पेयर देखने को मिलता है, तो ये होते हैं लुईस बेसिस। अब इनमें जो रिएक्शन होती है ना, लुईस एसिड बेस जो रिएक्शन होती है वो देखो, जैसे यहाँ पर BF3 है, ये है लुईस एसिड, ये रिएक्ट करेगा NH3 के साथ जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है विच इज़ लुईस बेस। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पर BF3 डेफिशिएंट था और NH3 रिच था, ठीक है। तो बेस एसिड को इलेक्ट्रॉन इस तरह से देगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ पर। और जो ये चीज़ आपको दिख रही है, ये कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है, इसे कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं अडक्ट। तो ये लुईस का अडक्ट कहते हैं। तो इस अडक्ट में क्या होता है? लुईस एसिड लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा। हायर क्लासेस में डिटेल में आप इसे पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि लुईस का कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले जो है वो होते हैं बेस। अब यहाँ पर जो भी तीनों कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हें हम समराइज करते हैं। तो पहला था अर्हीनियस का, ठीक है, अर्हीनियस का था फर्स्ट, फिर था ब्रॉन्स्टेड का, फिर था लुईस का कंसेप्ट एसिड बेस का, ठीक है। इसे हम कैसे करते हैं? ABL से भी हम लर्न करते हैं। अगर आप नेम भूल जाओ, ABL, अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या थे? इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अर्हीनियस क्या कहता है? अर्हीनियस कहते हैं कि जो एसिड होते हैं, अर्हीनियस एसिड होते हैं, वो होते हैं जो H पॉजिटिव डोनर हो, ठीक है, जो H पॉजिटिव दे एक्वस में। तो ये चीज़ एक्वस में बताई गई थी, ठीक है। बेस क्या थे? जो OH नेगेटिव दे किसमें? एक्वस मीडियम में। तो ये एक्वस ज़रूर लिखना है। तो ये पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, अर्हीनियस का रिवाइज कर लिया। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या था? वो सारा उन्होंने कंसेप्ट H पॉजिटिव की टर्म्स में ही बताया था। तो एसिड कौन से होते हैं? जो डोनर हो H पॉजिटिव के, और बेस कौन से हो? जो एक्सेप्टर हो H पॉजिटिव के, ठीक है। और लुईस के अकॉर्डिंग क्या है? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कौन से होते हैं? जो एक्सेप्टर हो इलेक्ट्रॉन पेयर के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर के। और जो बेसिस है वो कौन से होते हैं? जो डोनर्स हो इलेक्ट्रॉन पेयर के, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग पूरा जो कंसेप्ट है ABL कंसेप्ट वो आप समझ सकते हो इसी चार्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था? H पॉजिटिव OH नेगेटिव की टर्म्स में बताया था। ब्रॉन्स्टेड ने ओनली किसके टर्म्स में बताया था? H पॉजिटिव के टर्म्स में। लुईस ने इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्म्स में बताया था पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिड बेस कंसेप्ट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से इसके जो क्वेश्चंस है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के वो पूछे जाते हैं बहुत इससे, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस करो।